हम जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से 1962 का युद्ध भी हुआ और चीन के नापाक मंसूबों को नहीं बर्दाश्त करेगा। अब भारत खतरों के हिसाब से सैनिकों की तैनाती का काम पूरा हो चुका है। इंडो चाइना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर हालत से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवान हमेशा ही पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसके लिए हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल और साजो सामान तैनात किए गए हैं। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है ये सब जानते हैं। अब चर्चा ये है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसका नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। चीन के किसी भी नापाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत ने भी सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है, जो जैसे हम कह सकते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 12 जनवरी को इस बात की पुष्टि भी की थी कि सेना दिवस से पहले दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया को बताते हुए जनरल पांडे ने कहा था कि चीन से लगी सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन चीन के पुराने रवैये को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसी को ख्याल में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तरी सीमा पर अगर हम सैनिकों की तैनाती की बात करें तो चीन वहां पर संख्या बढ़ा रहा है। उत्तरी सीमा पर चीन की ओर से सैनिकों की तैनाती पहले की भांति ही जारी है। इस वजह से उन इलाकों में भारत भी अपने सैनिकों की संख्या उसी तरह से बनाए हुए है। वहीं पूर्वी कमान ईस्टर्न सेक्टर में चीन सैनिकों की संख्या में मामूली इजाफा देखा गया है। मतलब संख्या चाइनीज PLA के जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। भारत इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ये बात कही है कि सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन से लगी सीमा की सुरक्षा का दायित्व इसी कमान पर है। डोकलाम क्षेत्र में भी भारत चीन की हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रख रहा है। खतरों के हिसाब से हर क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती की है, ये मनोज पांडे का कहना है। मई 2020 में चीन ने LAC पर बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को तैनात किया था। उसके बाद ही भारत ने भी खतरों के आकलन के हिसाब से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की संख्या में इजाफा किया। चीन की ओर से खतरे के हिसाब से सैनिकों को स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग का काम अब पूरा हो गया है। ये दिखाता है कि सीमा पर अब भारत चीन से दो हाथ करने को तैयार है। चीन के किसी भी रणनीति का उसी की भाषा में जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। मई 2020 में चीनी सैनिकों की हरकतें बढ़ने लगी थीं। उसी का नतीजा था कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के भी काफ़ी सैनिक इसमें मारे गए थे। सीमा पर शांति बहाली के लिए जारी है बातचीत और ये कमांडर लेवल की बातचीत भी चाइना और भारत के बीच में होती रहती है। ये भी सच्चाई है कि सीमा पर शांति बहाली के उपाय ढूंढने की कोशिश भी जारी है। भारत तो हमेशा से ही इसका पक्षधर रहा है, लेकिन चाइना ही बीच बीच में LAC पर उकसावे की कार्रवाई करता रहता है और 9 दिसंबर 2022 को भी चीन की सेना PLA ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के यांगते से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने का एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश भी की थी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने इसका माकूल जवाब दिया और चीनी सैनिक को उनकी चौकियों पर लौटने को मजबूर कर दिया गया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जानकारी दी कि शांति बहाली के लिए राजनायक और सैन्य दोनों स्तरों की बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 में से 5 मुद्दों को हल कर लिया गया है। मतलब 7 डिस्प्यूट थे जो 2020 के बाद जनरेट हुए थे। सेनाओं के बीच 32 महीने से जारी सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख का ये भी बयान सुकून देने वाला है। LAC से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा
अब बहुत मजबूत होने लगा है। भारत अब LAC पर बहुत मजबूत रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। हालात पहले जैसे नहीं हैं। भारत सीमा पर यह स्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीन के किसी भी प्रयास को पूरी मजबूती और जवाबी कार्रवाई से रोकने की नीति पर चल रहा है और इसी के चलते वो पूरी तरीके से जवाब भी दे सकता है। इसके लिए भारत भी LAC से लगे इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस जो आपका बॉर्डर होता है वहाँ पर, और यही उसने चाइना ने किया है। अब भारत भी इसी लाइन में है। बस भारत का यही है कि स्लो स्पीड से ये कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का भी विस्तार किया जा रहा है। भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में सड़कों का जाल बनाने और पुलों को दुरुस्त करने पर भी ज़्यादा जोर दे रही है। इसके तहत चीन की लगी सीमा के साथ ही बाकी देशों से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़कों का तेज़ी से निर्माण किया जा रहा है। बीते 5 साल में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूरे भारत में करीब 6000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। इनमें से 2100 किलोमीटर सड़कें उत्तरी सीमाओं से सटे इलाकों में बनाई गई हैं। पुलों को आधुनिक बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बीते 5 साल में करीब 7.5 किलोमीटर लंबाई के पुलों का निर्माण भी किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग घाटियों को जोड़ने के लिए 1800 किलोमीटर लंबी सीमांत सड़कों फ्रंटियर रोड्स को बनाने का काम शुरू हो गया है। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे पर फोकस किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों और बाकी सुरक्षा के साजो सामान पहुंचाने के नज़रिए से सड़कों और पुलों का सामरिक महत्व है। अक्टूबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 75 बुनियादी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। लद्दाख के शियोक गांव में हुए समारोह में राजनाथ सिंह ने 45 पुलों, 27 सड़कों, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन न्यूट्रल आवास का उद्घाटन किया था। इनमें से 20 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर और 18 परियोजनाएं लद्दाख से जुड़े थे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 18, उत्तराखंड में 5 और 14 परियोजनाएं बाकी सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हैं। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पुलों और टनल पर तेजी से काम चल रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी बरकरार रखने के मिशन पर भी भारतीय सेना तेजी से काम कर रही है। पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काम जोरों पर है। BRO ने अरुणाचल प्रदेश में अलोंग इंकियोनग रोड पर सियोम नदी की सहायक नदी पर 30 मीटर स्पैन PAC वॉक्स गार्डर लाई ब्रिज बनाया है। ये सिर्फ 8 महीने में तैयार हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में मिगिंग टुनिंग रोड पर 45 मीटर स्पैन PAC बॉक्स गार्डर सिमर ब्रिज बनाने में कामयाबी मिली है। BRO 2.535 किलोमीटर लंबी सेला टनल और 0.5 किलोमीटर लंबी नेचिपू सुरंग नेचिपू टनल को बनाने में जोर शोर से काम चल रहा है। सेला ट्विन सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी। अरुणाचल प्रदेश में सेला चब्रेला रोड पर 105 किलोमीटर लंबी सुरंग पर काम जारी है। तवांग या कामेंग सेक्टर के लिए हर मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेला और बोम जिला के पास नेचिप सुरंग के 2023 के जून जुलाई तक शुरू होने की उम्मीद भी है। इन सुरंगों के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाली LAC से लगे इलाकों में हर मौसम में पहुंचना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लद्दाख में भी हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वहीं लद्दाख में जोजिला सुरंग के साथ साथ जी मोर टनल कश्मीर घाटों को लद्दाख से जोड़ेगा। इसके 2023 के आखिर तक चालू होने की उम्मीद है, संभावना है। ऐसा होने से उस तरफ से हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। लेह मनाली के लिए अटल टनल से जो कनेक्टिविटी है ही, इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली नेमू पदम दारचा के साथ शिंकू ला सुरंग
भी मंजूरी के अंतिम चरण में है। इसके बन जाने के बाद दोनों तरफ से लद्दाख में हर मौसम में पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय सेना की लद्दाख में सासेर ला के जरिए डारबुक, श्योक, दौलत बैग ओल्डी के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी बनाने की भी योजना है। लद्दाख में 3 साल से 1300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लद्दाख में बुनियादी ढांचे और आवास को ध्यान में रखते हुए बीते 3 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्थानीय रूप से बने सोलर हीटेड इंसुलेटेड लद्दाखी शेल्टर्स शिला पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सेना ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूल सेल्स जैसे पर्यावरण अनुकूल उपायों पर भी काम कर रही है। पूर्वी लद्दाख में करीब 55,000 सैनिकों के लिए आवास बनाने का काम भी पूरा हो गया है। इसके अलावा 400 ऑड गन्स और 500 वाहनों के लिए गर्म आवास हीटेड अकोमोडेशन की भी व्यवस्था कर ली गई है। 500 टैंक और पैदल सेना के वाहन हैं। इन बुनियादी ढांचों के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत चीन के बीच सीमा वाले राज्य की अगर हम बातचीत करें तो 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत की चीन के साथ सीमा केंद्रित शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भी लगी है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। नंबर 1 सेक्टर है पश्चिमी सेक्टर, इसमें लद्दाख का इलाका आता है। इस इलाके में चीन के साथ 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सेकंड है मध्य मिडिल सेक्टर, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा है। इन इलाकों में चीन के साथ 545 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें उत्तराखंड से 345 किलोमीटर और हिमाचल से 200 किलोमीटर सीमा है। थर्ड है पूर्वी सेक्टर, इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगे इलाके आते हैं। इन इलाकों में 1346 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें सिक्किम और 220 किलोमीटर और अरुणाचल से 1126 किलोमीटर की सीमा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? LAC। विवाद की जड़ का मूल कारण है कि भारत और चीन के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है। कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। भारत का हमेशा से यही कहना है कि दोनों देशों के बीच की सीमाएं ब्रिटिश राज में तय हो गई थी और भारत इसे मानता भी रहा है। हालांकि चीन ब्रिटिश राज में हुए फैसलों को मानने से इनकार करता रहा है। विवाद की वजह से भारत चीन के बीच सही तरीके से कभी भी सीमा का निर्धारण नहीं हो सका है। यथा स्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि दोनों देश अपने अपने हिसाब से इस लाइन ऑफ कंट्रोल को बताते हैं और बताते रहते हैं। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही झड़प की घटनाएं होती रहती हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ग्लेशियर, पहाड़ और नदियां होने की वजह से सीमा का रेखांकन बेहद मुश्किल है। 1962 के युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अनौपचारिक रूप से बनाई गई थी। 2 मार्च 1963 को हुए समझौते में पाकिस्तान ने POK की 81 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। ये भी भारत का हिस्सा है। अक्साई चीन से जुड़ा है बहुत भयंकर विवाद। भारत पश्चिम क्षेत्र में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। अभी ये इलाका चीन के कब्जे में है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके कुछ हिस्से पर चीन ने 1957 से 1959 के बीच भी कब्जा किया था। अक्साई चीन में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आता है। अक्साई चीन लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ब्रिटिश राज में 1865 में बनाई गई जॉनसन लाइन के मुताबिक अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया था। वहीं 1893 में बनाई गई मैकडोनाल्ड लाइन में इसे चीन के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। भारत जॉनसन लाइन को सही मानता है और चीन मैकडोनाल्ड्स लाइन को। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है विवाद। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद रहा है। चीन इस पर अपना दावा करता है और अरुणाचल को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर रहा है। चीन अरुणाचल के 90,000 किलोमीटर एरिया पर अपना कब्जा करता है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा
रहता है। यही वजह है कि वो अरुणाचल प्रदेश और मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का निर्धारण करता है। दरअसल 1914 में भारत और तिब्बत के बीच स्पष्ट सीमा बनाने के लिए शिमला में एक संधि हुई थी। उस संधि के जरिए मैकमोहन लाइन अस्तित्व में आया। 1914 के वक्त तिब्बत एक आज़ाद मुल्क था। इस संधि से ब्रिटिश इंडिया भी खुश थी और तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मैकमोहन लाइन के जरिए ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई। इस लाइन के जरिए ही अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच सीमा तय हुई थी। शिमला संधि करवाने में उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण भी किया था। इसी वजह से इसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा बताया गया। आज़ादी के बाद भारत ने इस लाइन को माना, लेकिन चीन ने इससे इनकार कर दिया। चीन दावा करने लगा कि अरुणाचल तिब्बत का हिस्सा है और 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीन ये भी कहता है कि 2014 की संधि के वक्त उसे 1914 की संधि के वक्त उसे मैकमोहन लाइन के बारे में जानकारी नहीं दी गई और तिब्बत के प्रतिनिधि लैन चेन शात्रा और हेनरी मैकमोहन के साथ गुपचुप तरीके से बातचीत कर इस लाइन को तय कर दिया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में 1937 में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक तौर से अरुणाचल में भारत चीन सीमा के तौर पर दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जुड़ा विवाद। अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका भारत चीन सीमा के पूर्ववर्ती सेक्टर का हिस्सा है। इस इलाके पर चीन की बुरी नज़र हमेशा बनी रहती है। चीन दावा करते रहता है कि तवांग तिब्बत का हिस्सा है और तवांग के जरिए चीन तिब्बत पर पकड़ मजबूत बनाने की मंशा रखता है। तवांग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म स्थल है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीन दौरी नीति के तहत तवांग पर अपना दावा करता है। इसमें तिब्बत और बौद्ध धर्म स्थलों पर पकड़ शामिल है। 9 दिसंबर 2022 को यहीं चीनी सेना ने अतिक्रमण करने की कोशिश भी की थी। पेंगोंग झील का विवाद क्या है? लद्दाख की पेंगोंग झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये हिमालय में लगभग 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। इस झील का 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में पड़ता है और 90 किलोमीटर हिस्सा चीन में पड़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस झील के बीच से गुजरती है। पश्चिम क्षेत्र में चीन सैनिकों की ओर से घुसपैठ की कोशिश का 1/3 मामला पेंगोंग झील के आसपास ही होता रहा है। इसकी वजह से दोनों देश अपने अपने हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं। चीन इस झील के अपनी ओर सड़क बनाने की कोशिश करते रहा है, जिसका भारत ने लगातार विरोध किया है। गलवान घाटी क्या है? गलवान घाटी का इलाका भी अक्साई चीन में आता है। ये घाटी चीन के दक्षिण सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये इलाका सामरिक नज़रिए से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1962 के युद्ध में ही इसका प्रमुख केंद्र था। गलवान घाटी में भी चीन निर्माण कार्य करने की कोशिश करते रहता है। भारत इसे गैर कानूनी बताता है। भारत का कहना है कि दोनों देश के बीच LAC के आसपास नए निर्माण कार्य नहीं करने को लेकर समझौता हो रखा है, लेकिन चीन इस समझौते का पालन कभी नहीं करता। तवांग से पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। गलवान की घटना पिछले 6 दशक में भारत चीन के बीच सीमा पर संघर्ष की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। डोकलाम से जुड़ा विवाद क्या है? 2017 में हम डोकलाम विवाद के बारे में सुन चुके हैं। डोकलाम चीन और भूटान के बीच का मसला है और यह इलाका सिक्किम बॉर्डर के करीब है। एक तरह से ये भारत चीन और सिक्किम के लिए ट्राई जंक्शन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से ये इलाका भारत के सामरिक नज़रिए से बेहद संवेदनशील है। अगर यहाँ चीन सड़क बना लेता है तो ये भारत के चिकन नेक इलाके के नज़रिए से सही नहीं है। चिकन नेक इलाके की चौड़ाई केवल 20 किलोमीटर है और ये दक्षिण में बांग्लादेश और भूटान की सीमा के बीच का इलाका है। यही इलाका भारत के पश्चिमी हिस्से को पूर्वोत्तर के राज्य से जोड़ता है। 2017 में भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद काफ़ी लंबा चला था। उस वक्त चीन इस पठारी इलाके में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इसका विरोध किया। रक्षा मामलों के जानकार का मानना है कि ये हिमालय में ऐसी जगह है जिससे भारतीय सेना भली भांति परिचित है। भारत को यहाँ ऊंचाई का फ़ायदा मिलता है। भारत के लिए सामरिक फ़ायदे वाली जगह है। चलिए कुछ और भी
टॉपिक्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।